मैं अपनी सुतीली बहन के शोहर को देखती तो मुझे जलन होने लगती, क्योंकि मुझे तलाक हो गई थी और सुतीली बहन के शोहर ने उसे शहजादियों की तरह रखा हुआ था। अब मेरी शादी नहीं हो रही थी। मैंने एक शैतानी मंसूबा बनाया और सुतीली बहन के शोहर को अपने झूठे प्यार में फंसाकर उससे शादी कर ली। सोचा अब मेरी जिंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। लेकिन शादी के तीसरे रोज शोहर ने गुस्से में कहा, जाओ मेरे लिए खाना बनाकर लाओ। मैं किचन में गई तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि सुतीली बहन मुस्कुराती हुई, तुमने मेरे कपड़ों को हाथ क्यों लगाया? मैंने अभी अभी धो के रखे थे। मैंने गुस्से से सुमन से कहा, जो कि सबके कपड़े इस्त्री करके अलमारी में लटका रही थी। जब उसने मेरे कपड़ों को इस्त्री करना शुरू किया तो मैं तेजी से उसके पास आई और अपने कपड़े उसके हाथ से छीन लिए। ये मेरे पसंदीदा कपड़े थे। पिछले हफ्ते ही अम्मा ने मुझे मेरी ख्वाहिश पर लेकर दिए थे। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती थी, मेरी किसी बात को नहीं टालती थी। हालांकि ये कपड़े असल में तो सुमन लेना चाहती थी। मैंने उसकी आंखों में उन कपड़ों के लिए पसंदीदगी देख ली थी, इसलिए जिद करके अम्मा से वो कपड़े लिए थे, ताकि मैं सुमन को जला सकूं और ये एहसास दिला सकूं कि मैं जो चाहूंगी वो हासिल कर लूंगी और उसे उसकी मर्जी की चीज नहीं मिलेगी। अभी भी अम्मा ने शायद उसे कपड़े इस्त्री करने को कहा था। जब मैंने उसके हाथ से कपड़े छीने तो वो मिनमिनाते हुए बोली, मैं तो इस्त्री करके रख ही रही थी, तुम्हारी चीज को खराब नहीं कर रही थी। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम हो ही नफरत के काबिल। मैंने गुस्से और हिकारत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। फिर मैं वहां से चली गई। रात को खाने के वक्त मैंने अब्बा के सामने ये मसला रखा कि सुमन मेरे कपड़े खराब कर रही थी। मेरी ये बात सुनकर सुमन हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। अभी उसने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि फौरन से उसे अम्मा ने खामोश करवा लिया। मैं और अम्मा अब्बा के सामने ऐसा ही करते थे, हमेशा उसे नीचा दिखाते और अब्बा हम दोनों की बात पर यकीन करके सुमन को डांट देते। अभी भी अब्बा ने उसे डांटना शुरू कर दिया। वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें चाहिए उसका ख्याल रखो और तुम उससे हसद करती हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब्बा उसे बातें सुनाकर वहां से चले गए। पीछे मैं और अम्मा खुशियां मनाने लगे। मुझे और अम्मा को वो एक आंख नहीं भाती थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें चाहिए उसका ख्याल रखो और तुम उससे हसद करती हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब्बा उसे बातें सुनाकर वहां से चले गए थे। पीछे मैं और अम्मा खुशियां मनाने लगे। मुझे और अम्मा को वो एक आंख नहीं भाती थी, और भाती भी क्यों, वो कौन सा हमारी सकी बहन थी? वो तो इस घर पर एक बोझ ही थी। हमें बोझ ही लगती थी। बस हम घर के सारे काम उससे करवाते थे। जब तक उसे कोई तकलीफ नहीं मिलती मुझे खुशी महसूस नहीं होती थी। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे अब्बा की वफात हो गई थी। मेरी अम्मा ने सुमन के अब्बा से शादी की। सुमन मुझसे 2 साल बड़ी थी और छोटे होने के बावजूद भी मैं उसे हर तरह से तंग करती थी। अम्मा ने भी खूब सौतेलापन दिखाया और मुझ में भी ये नफरत भर दी। हालांकि उसके अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरी हर जरूरत पूरी करते। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया भी, लेकिन फिर भी मैं उनकी बेटी के साथ बहुत बुरा करती थी। अम्मा के कहने पर अब्बा ने उसकी पढ़ाई भी बहुत ही कम उम्र में छुड़वा दी थी, जिस पर वो खूब रोई थी। हालांकि उसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन हम दोनों एक ही स्कूल में जाते थे और वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। सब लोग उसकी तारीफें करते और टीचर्स मुझे उसकी मिसालें देते और कहते कि तुम्हें उससे सीखना चाहिए, वो तुम्हारी बहन है। और ये सब मुझे बहुत बुरा लगता। मैं घर आकर अम्मा से शिकायत करती और बोलती कि इसकी वजह से मेरी सबके सामने बेइज्जती होती है। जिस पर अम्मा ने मुझे कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं इसका हल ढूंढ लूंगी। और फिर अब्बा के सामने अम्मा ने एक लंबी चौड़ी तकरीर की कि लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, वरना लड़कियां हाथ से निकल जाती हैं। अब सुमन की उम्र हो रही है, इसे घर के काम काज सीखने चाहिए। फिर चंद सालों में हमने उसकी शादी करनी है। अगर मैंने उसे ये सब ना सिखाया तो लोग मुझे सुतेलेपन का ताना देंगे और कहेंगे सुतेली माँ थी, इसलिए कुछ नहीं सिखाया। उसने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब उसे घर के कामकाज करने आना चाहिए। और फिर अब्बा ने अम्मा की बातों पर आंखें बंद करके यकीन किया और उसका स्कूल छुड़वा लिया।
उस दिन वो खूब रोई थी। कई बार उसने अब्बा से इल्तिजा की कि मेरा स्कूल मत छुड़वाइए, मैं स्कूल के साथ साथ सब कुछ सीख लूंगी। लेकिन उसकी इन तमाम मिन्नतों के बाद भी मैंने और अम्मा ने उसका ये मकसद पूरा न होने दिया और उसका स्कूल छुड़वा ही लिया। उसने स्कूल छोड़ा तो मुझे भी स्कूल मुयस्सर आ गया। हालांकि मैं पढ़ने में अच्छी नहीं थी, लेकिन अब कोई मुझे ये नहीं कहता था कि अपनी बहन से सीखो। एक दिन तो टीचर्स ने मुझसे ये सवाल किया कि तुम्हारी बहन ने स्कूल क्यों छोड़ दिया, लेकिन फिर सब लोग इस चीज को भूल गए। खानदान में सब बातें करते थे कि हम सुमन का ख्याल नहीं रखते, जिस पर अम्मा मुंह तोड़ सबको जवाब देती और कहती कि ज्यादा मोहब्बत और परवाह है तो अपने पास रख लो। ये सब सुनकर सारे लोगों का मुंह बंद हो जाता था, क्योंकि बातें करना आसान था और किसी की जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल था। हर गुजरते दिन के साथ मैं हसद में बहुत ज्यादा गिरती जा रही थी। मुझे अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि मैं अपनी शख्सियत ही खो रही हूँ। अब्बा एक मामूली सी नौकरी करते थे, उससे घर का खर्चा बहुत मुश्किलों से चलता था। ऊपर से घर का किराया भी देना पड़ता था। ऐसे में अम्मा सुमन की सारी ख्वाहिशात और उसकी जरूरतों को एक तरफ रखकर सिर्फ मेरी ही ख्वाहिशात पूरी किया करती थी। और अब्बा ये सब देखते हुए भी आंखें बंद रखते थे। उन्हें लगता था कि जो भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अगर सुमन कभी गलती से उनसे 1 रुपया मांग भी लेती तो पहले तो अब्बा उसे खूब बातें सुनाते और फिर मेरी अम्मा अम्मा उससे कहती थी, तुम अपने बाप के साथ ये नाटक मत किया करो, जैसे मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखती तो मुझे सबके बीच में बदनाम करवाना चाहती हो। और फिर वो उसे खूब सजा देती और ये सब देखकर मैं खूब हंसा करती। कभी वो मेरे कपड़े धो रही होती तो मैं धक्का देकर उसे पानी वाले फर्श पर गिरा देती, जिस पर उसे खूब चोट लगती। लेकिन फिर भी अम्मा उस पर रहम ना खाती और उसे काम में मगन रखती। घर के सारे कामकाज सुमन ही करती थी और मैं बैठकर मजे से ऐशो आराम करती। मुझे अपनी ये जिंदगी बहुत ही ज्यादा अजीज थी। अगर गलती से कभी वो मुझे कह देती कि मेरे साथ काम में मदद करवाओ तो मैं पढ़ाई का बहाना बना देती और अब्बा के सामने काम करने के नाटक करती। जैसे ही अब्बा घर में दाखिल होते मैं फौरन से टीवी का रिमोट एक तरफ रखती और जल्दी से किचन में जाकर खड़ी हो जाती और यूं जाहिर करती कि जैसे सारे काम तो मैंने ही किए हैं और सुमन पूरा दिन आराम करती है। जिस पर अब्बा सुमन से कहते कि अपनी बहन की थोड़ी बहुत मदद करवाया करो, अब तो तुम पढ़ाई भी नहीं करती, तुम्हारी बहन तो स्कूल भी जाती है, इसके बावजूद तुम पूरा दिन घर में फारिग रहती हो। ये सब सुनकर अम्मा और मुझे बहुत मजा आता था और बेचारी सुमन अपने आंसू पीती रह जाती थी। उन्हीं दिनों हमारे स्कूल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़का आया। वो अमीर घराने का भी था। मैंने दूसरी लड़कियों को देखा देखी उससे दोस्ती कर ली और फिर हम दोनों के बीच बातचीत चलने लगी। एक दिन उसने मुझे एक खत दिया, वो मैंने अपनी किताब में रख लिया, लेकिन न जाने कैसे वो किताब अब्बा के हाथ लग गई। मैं जानती थी कि अगर अब्बा ने किसी लड़के का खत देखा तो वो कोई लिहाज नहीं करेंगे। वो इन तमाम बातों पर कोई समझौता नहीं करते थे। अब्बा ने जैसे ही वो खत उठाकर पढ़ा और जोर जोर से आवाजें देना शुरू की तो मेरा दिल कांपने लगा। मैंने फौरन से अम्मा को तमाम सूरत हाल के बारे में बता दिया। पहले तो अम्मा ने मुझे खूब डांटा और कहा कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो, तुम स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं। मैंने अम्मा से कहा, मुझे बाद में डांट लेना, लेकिन पहले मुझे इस मुसीबत से बचा लें। अम्मा बोली, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। हम दोनों बाहर आए। सुमन अपने कमरे में थी। अब्बा ने जब वो खत अम्मा के सामने किया और कहा, ये इसकी किताब में क्या कर रहा है, मुझे जवाब चाहिए, स्कूल इन कामों के लिए जाती है। तो अम्मा ने मस्कीन सा चेहरा बनाते कहा, नहीं जी, ये तो सुमन का है, इसका थोड़ी है। इतना कहने की देर थी कि अब्बा ने जोर से सुमन को बुलाया। सुमन भागते हुए कमरे से निकली। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार साफ नजर आ रहे थे। वो सूरत हाल को बिल्कुल भी नहीं समझ रही थी। हैरत से अब्बा की तरफ देखने लगी, कहने लगी कि जी अब्बा जी, क्या हुआ? उनके हाथ में वो खत था। तुम इस लड़के को कैसे जानती हो, बताओ मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़के से चक्कर चलाने की? सहन में खड़े अब्बा जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मैं और अम्मा एक तरफ खड़े थे। मैं थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन अम्मा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे तसल्ली दी और कहा कि खामोश रहो, अपने चेहरे पर घबराहट बिल्कुल मत लाना। अम्मा के कहने पर मैंने खुद को संभाल लिया
ابا सुमन को मुसलसल डांटे जा रहे थे और फिर उन्होंने जोर से उसे थप्पड़ मारा। सुमन जमीन पर आकर गिर गई, उसका होंठ फटा और उससे खून निकलने लग गया। मैं ये सब आराम से खड़े देख रही थी, हालांकि गलती मेरी थी और ये सब कुछ मैंने किया था। इसके बावजूद भी मुझे उसे सजा मिलते देखकर खुशी महसूस हो रही थी। सुमन ने रोती आंखों से मेरी तरफ देखा, जैसे वो कहना चाह रही हो कि तुमने बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। थोड़ी देर बाद ये तमाशा खत्म हुआ। अब्बा अंदर जाकर सो गए और मैं और अम्मा भी अपने कमरे में आ गए। हम नहीं जानते थे कि सुमन वहां से उठकर कब अपने कमरे में गई है, लेकिन अगली सुबह उसका रवैया बहुत ही तब्दील नजर आ रहा था। वो काफी देर से उठी थी, हालांकि रोजाना सुबह सवेरे उठकर सबके लिए नाश्ता वो ही बनाया करती थी। जब मैं और अम्मा उठे तो हमें नाश्ता नहीं मिला। किचन खाली था, वहाँ कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। अम्मा और मेरा पारा चढ़ गया। मैंने जोर जोर से सुमन को बुलाना शुरू किया, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसके कमरे में जाकर देखा तो वहां पर भी कोई नहीं था। अब मुझे थोड़ी तफ्तीश होने लगी कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। मैंने अम्मा से कहा कि वो तो अपने कमरे में नहीं है। अम्मा बोली कहीं भाग तो नहीं गई, आखिर वो कहाँ भागेगी। मैंने झुंझलाते हुए कहा। फिर हमने पूरा घर छान मारा। आखिरकार छत पर एक कोने में बैठी वो नजर आई, घुटनों में सर दिए रोते रोते न जाने कब सो गई थी। उसे देखकर मैं मुस्कुरा उठी। देखें अम्मा कहाँ बैठी है, लगता है पूरी रात इधर ही गुजारी है। अकल तो अब भी इसे नहीं आई। अगर अकल आई होती, इसने सबक सीखा होता तो अब तक किचन में खड़ी नाश्ता बना चुकी होती। मेरी बात सुनकर अम्मा आगे बढ़ी और पांव से उसे ठोकर मारते उसे उठाया। ए लड़की, यहाँ बैठी क्या कर रही है? नीचे जाकर नाश्ता बना। ये नाटक वाटक मैंने बहुत देखे हैं, इसलिए ये सब ड्रामे मेरे सामने मत कर। भूख से मेरे पेट में चूहे नाच रहे हैं और तुझे मजे आ रहे हैं। चल जल्दी कर और देर मत कर, तेरे अब्बा भी उठते होंगे, उन्हें भी नाश्ता चाहिए। ये कहकर अम्मा और मैं सीढ़ियों की तरफ मुड़ गए, लेकिन उसी वक्त उसकी आवाज ने हम दोनों के कदमों को रोक लिया। मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, जिसने खाना है वो खुद बनाए। पहली बार उसने ऐसी बगावत की थी। उसकी बात सुनकर अम्मा चील की तरह उसकी तरफ झपटी और उसके बाल खींचकर उसे जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझे इनकार करेगी? चल नीचे उतर। अम्मा उसे बाजू से पकड़कर घसीटते सीढ़ियों से नीचे लाई। दर्द की वजह से वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। हम दोनों इस दौरान ये भूल गए थे कि अब्बा भी घर पर ही हैं। उसी वक्त अब्बा शोर की आवाज सुनकर कमरे से बाहर आए और उन्होंने सामने जब सुमन को इस हालत में देखा तो हैरत से उनकी आंखें गोया फटी की फटी रह गईं। अम्मा भी यूं अचानक से उन्हें सामने देखकर घबरा गईं और मैं तो बिल्कुल ही गुंग हो गई थी, क्योंकि आज से पहले तो अब्बा ने कभी भी ये सब नहीं जाना था और ना ही जानने की कोशिश की थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों की चोरी पकड़ी गई हो। मैं फौरन से अम्मा के पीछे छुप गई। अम्मा ने जल्दी से सुमन के बाल छोड़े, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से रिपटती हुई नीचे अब्बा के कदमों के पास आकर गिर गई। अब्बा को यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये सब देख रहे हैं। उन्होंने उसी वक्त अम्मा को नीचे बुलाया और कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कर रही हो। आज तक मैं हर चीज को नजरअंदाज करता आया। मुझे लगा कि ये गलत है और तुम सही हो। मैंने इसे तुम्हारी जिम्मेदारी में देखा था, लेकिन तुम इसके साथ क्या सलूक कर रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से, अब्बा ने जोर से कहा। अम्मा और मैं भागते हुए कमरे में बंद हो गए। जो भी था, अब्बा इस घर के सरबराह थे और हम दोनों उनसे खूब डरते थे। अब्बा सुमन को लेकर अंदर गए और उसकी मरहम पट्टी करवाई। उस दिन के बाद से अब्बा ने सुमन का बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। मुझे और अम्मा को यूं लग रहा था जैसे हम दोनों की राजधानी खत्म हो चुकी है। अब हम दोनों इस घर पर राज नहीं कर पाएंगे। वो काम जो पहले सुमन करती थी, अब वो हमें करने पड़ रहे थे। अब्बा हमेशा परेशान रहते और ज्यादा वक्त सुमन के साथ ही गुजारते। यूं लग रहा था जैसे उनकी सेहत आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है। कई बार अम्मा ने डरते डरते उनसे पूछने की कोशिश की कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं, तो उन्होंने आगे से अम्मा को झाड़ दिया। वो हमेशा इस बात पर दुखी रहे कि वो सुमन का ख्याल नहीं रख पाए और सुमन उनके होते हुए भी इतना जुल्म बर्दाश्त करती रही। और फिर एक दिन अचानक से अब्बा की तबीयत बहुत खराब हो गई।
ہم سب لوگ ایمرجنسی میں ابا کو سرکاری ہسپتال لے کر گئے، لیکن راستے میں ہی ابا نے دم توڑ دیا۔ ان کے سینے میں کافی دن سے تکلیف تھی، لیکن وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کر رہے تھے۔ ہم ان کا جنازہ لے کر گھر آئے۔ ہم میں سے کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے میرا ہمیشہ خیال رکھا تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ غلط کیا ہے، لیکن پھر یہ احساس صرف کچھ دن تک ہی رہا۔ جیسے ہی ابا کی موت کو ہفتہ گزرا تو میں اور اماں واپس اپنے پرانے روپ میں آ گئے۔ وہ جو کچھ دن کا پچھتاوا تھا اب وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب تو ابا بھی نہیں تھے جو ہم سے سوال کرتے۔ اب ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ ہم نے کھل کر سمن کے خلاف محاذ کھول دیا۔ ہم اسے ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کرتے۔ گھر کا خرچہ اٹھانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے اماں نے سمن کو لوگوں کے گھروں میں کام کاج کے لیے بھیج دیا۔ وہ بیچاری پورا دن گھر کے کام کاج کر کے گھر آتی تو پھر ہم دونوں گھر کے کام بھی اسی سے کرواتے۔ وہ لوگوں کے گھروں سے جتنا کماتی تھی وہ سب اماں اس کے ہاتھ سے لے لیتی تھی اور میری خواہشات پوری کرنے کے لیے خرچ کر دیتی تھی، جس پر سمن چپ چاپ بے بسی سے دیکھتی رہ جاتی تھی۔ ہم نے پوری طرح سے اسے بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ اسے یوں تکلیف میں دیکھ کر میں ایک انجانی سی خوشی محسوس کرتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہو اور وہ ہے سمن کو نیچا دکھانا، اور میں پوری طرح سے اسی کام میں مگن رہتی تھی۔ میٹرک کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی کیونکہ مجھ سے آگے پڑھائی نہیں کی جا رہی تھی۔ ویسے بھی میں پڑھنے میں بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ نام کے لیے میں نے میٹرک کر لیا تھا، میرے لیے یہی کافی تھا۔ اب اماں چاہتی تھی کہ رشتے دیکھ کر میری شادی کر دی جائے، لیکن پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سمن اس کی بڑی بہن ہے، پہلے اس کی شادی کرنی چاہیے۔ لوگ اتنے سوالات کرنے لگے کہ اماں تنگ آ گئیں، اور پھر اماں نے ایک رشتے کروانے والی کو بلوایا اور اس سے کہا کہ سمن کے لیے گزارے لائق رشتہ ڈھونڈو تاکہ میں اسے اس گھر سے چلتا کروں۔ اس وقت تک ابا کی پینشن بھی آنے لگ گئی تھی۔ ابا ایک سرکاری ملازم رہ چکے تھے، اس لیے جلد ہی پینشن بھی لگ گئی۔ اماں وہ ساری پینشن اپنے پاس رکھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس پینشن کو میری شادی پر خرچ کرے۔ سمن کو اس پینشن کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، وہ بس گھر کا خرچہ چلانے کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی۔ اور پھر ایک دن اماں نے اس سے کہا، میں نے تمہارے لیے ایک مناسب رشتہ ڈھونڈا ہے، تم تیار ہو جاؤ، اب تمہاری شادی کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ یہ خبر اس پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی، کیونکہ نہ تو اس سے اس کی رائے لی گئی تھی اور نہ ہی اسے اطلاع دی گئی تھی۔ چپ چاپ ہی اماں نے رشتہ پکا کر دیا تھا۔ ابھی تک تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا رشتہ کس سے ہوا ہے۔ اماں نے کہا تھا کہ یہ سب بعد میں بتاؤں گی، اور پھر جس دن نکاح کا وقت آیا تب مجھے پتا چلا کہ اماں نے اس کا رشتہ محلے میں ہی ایک رکشہ چلانے والے آدمی سے کیا ہے، جس کی عمر بھی سمن سے کافی زیادہ تھی۔ میں دل ہی دل میں کافی خوش ہو رہی تھی کہ اتنے غریب اور بڑی عمر کے آدمی سے اس کی شادی ہو رہی ہے۔ سمن کو جب پتا چلا تو اس نے چپ چاپ صبر کے گھونٹ پی لیے اور نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ نکاح قبول کرنے کے بعد اسی دن اس کی رخصتی کر دی گئی۔ وہ رخصت ہو کر اس رکشہ ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ وہ رکشہ ڈرائیور اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ چھوٹا سا گھر تھا اور ضروریات زندگی کے لیے وسائل بہت ہی محدود تھے۔ اس کے جاتے ہی میں بہت پرسکون ہوئی کہ چلو بلا سر سے ٹلی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ گھر کے کام کاج کون کرتا۔ پھر اماں نے اس کا حل بھی ڈھونڈ لیا۔ چونکہ وہ محلے میں ہی بیاہ کر گئی تھی، اس لیے اماں نے اسے حکم دیا کہ روز گھر آ کر کام کاج کر کے جاؤ، پھر اپنے گھر کا کام کرنا۔ سمن اماں کے ڈر سے روزانہ صبح سویرے ہمارے گھر آ کر کام کرنے لگی، لیکن جب اس کے شوہر کو پتا چلا تو اس نے شدید غصہ کیا اور ہمارے گھر آ کر جھگڑا بھی کیا کہ میری بیوی تم لوگوں کی نوکرانی نہیں ہے، میں اسے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کا بہت دھیان رکھتا ہوں، تم لوگوں کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ اس سے گھر کے کام کاج کرواؤ۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے اس کی اتنی محبت و پرواہ دیکھ کر شدید غصہ آیا۔ میں سمن کو کبھی بھی خوش نہیں دیکھ سکتی تھی اور اب وہ اس رکشہ ڈرائیور کے ساتھ انتہا سے زیادہ خوش رہ رہی تھی۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ غربت میں ہی زندگی جیے گی اور ساری زندگی جوڑ توڑ میں ہی گزر جائے گی، تو وہ سب خیالات میرے غلط ثابت ہوئے تھے۔ وہ تو وہاں بہت ہی خوشی سے رہ رہی تھی۔ اس کی ساس بھی بہت ہی اچھی عورت تھی، وہ سمن کی ہمیشہ تعریف کرتی اور اس کا دھیان رکھا کرتی تھی۔ انہی دنوں اماں نے مجھ سے کہا
अब मैं तुम्हारी भी शादी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ही ऊंचे घर से रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी। वैसे एक दो रिश्ते मेरी नजर में हैं। मैं जल्दी बात चलाती हूँ। तुम्हें बहुत ही अच्छे से रुखसत करूंगी। तुम्हारे लिए मैंने बहुत से पैसे बचा कर रखे हुए हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश हो गई कि मेरी शादी बहुत ही जबरदस्त होगी। और फिर वाकई में अम्मा ने एक नवाब खानदान में मेरा रिश्ता जोड़ दिया। मैं सबसे पहले मिठाई लेकर सुमन के घर गई और उसे खूब जला जला कर ये बात बताई, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी जलन नजर नहीं आ रही थी। वो बहुत ही मुतमईन थी और उसका ये इत्मीनान देखकर मैं जलकर रह गई थी। फिर मैं वहां से वापस आई। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई थी कि मेरी शादी एक नवाब खानदान में हो रही है। सब खूब तारीफें करते और हसद भरी निगाहों से मुझे देखते। मैं सबके बीच में इतराती रहती थी। अम्मा ने शादी के लिए बहुत ही बेहतरीन बंदोबस्त किया था और उन्हीं दिनों सुमन को पता चला कि अब्बा की पेंशन आती थी और घर का खर्चा उससे चलाया जा सकता था। लेकिन अम्मा और मैंने उसे तकलीफ देने के लिए लोगों के घरों में कामकाज पर लगा दिया। ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने एक लफ्ज भी ना कहा। बहरहाल मुझे और अम्मा को उसके दुख से कोई लेना देना नहीं था। मेरी शादी की तैयारी बहुत अच्छी हुई थी। अम्मा ने एक बड़ा हॉल मेरे लिए बुक करवाया था। मोहल्ले वाले मेरी शादी के बारे में बहुत सी बातें कर रहे थे। वैसे भी पैसा सबकी आंखों में धूल झोंक ही देता है। मैं दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन सुमन से ज्यादा नहीं। वो सादगी में भी बहुत प्यारी लगती थी। यहाँ तक कि जब वो मेरी शादी पर आई तो मेरे ससुराल वाले भी उसकी तारीफें कर रहे थे कि तुम्हारी बहन बहुत प्यारी है, जिस वजह से मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। क्योंकि मैं दुल्हन थी, सबको मेरी तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन आज भी वो सबकी नजरों का मरकज बनी हुई थी। फिर मैंने वलीमे की तकरीब में उसे मदऊ ही नहीं किया था, बल्कि मैंने अम्मा को पहले ही कह दिया कि हरगिज भी उसे मेरे वलीमे पर मत बुलाना। सारे मेहमानों को अपना दीवाना बनाने लग जाती है। पता नहीं कैसा जादू करती है। और फिर अम्मा ने मेरे कहने पर उसे वलीमे पर आने से साफ मना कर दिया। वो वलीमे पर नहीं आई, लेकिन मेरे ससुराल वाले बार बार उसके ही बारे में सवालात कर रहे थे, जो कि मुझे एक आंख नहीं भा रहा था। मैंने शादी के शुरू के दिन तो बहुत ही अच्छे गुजारे। मैं अमीर कबीर खानदान में ब्याह कर गई थी। मुझे वहाँ के रीत रिवाज तो बिल्कुल भी नहीं आते थे, इसलिए उल्टी सीधी हरकतें करती थी। वैसे भी मैं लाउबाली और इंतहाई फूहड़ लड़की थी। मैंने कभी घर के काम काज सीखे ही नहीं थे, जिस वजह से ससुराल में खूब बातें सुनने को मिली थी। वो लोग अमीर थे, लेकिन नवाब खानदान के थे, जहाँ पर रहन सहन को बहुत ही अहमियत दी जाती थी। इखलाक भी अच्छा होना चाहिए था, लेकिन मुझे तो कोई भी तौर तरीका नहीं आता था, जिस वजह से मेरी सास मुझे खूब बातें सुनाती। और जब मैं उनकी बातें सुनकर अपने शोहर के सामने रोने का नाटक करती तो मेरा शोहर भी आगे से मुझे डांट देता और कहता कि मेरी माँ जो कहती है बिल्कुल सही कहती है। तुम्हें तो तमीज ही नहीं है, मेहमानों के सामने कैसे बैठती हो, तुम्हें उनसे अच्छा बर्ताव करना आता ही नहीं है। ये कहकर वो बात को रफा दफा करके सारा इल्जाम मुझ पर डाल देता। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों के बीच अनबन होने लग गई। अगर कभी मैं अपने मेके में रहने के लिए आती तो अम्मा मुझसे कहती, तू खुश नजर नहीं आती है, जिस पर मैं चिढ़कर कहती थी, मैं खुश नहीं हूँ तो जाकर अपनी उस सुमन को देख लो, वो तो बहुत खुश है ना अपने ससुराल में। मुझे उसकी खुशी से जलन होती थी। उन्हीं दिनों मुझे खबर मिली कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर तो मेरे सर पर एक भूत सवार हो गया। अब मैं भी जल्द से जल्द खुशखबरी सुनना चाहती थी। जब मैंने अपने शोहर से इस बात का जिक्र किया तो वो चिढ़ते हुए बोला कि क्या तुम हर वक्त अपनी बहन से मुकाबला करती रहती हो, तुमसे 1000 गुना अच्छी है वो, पता नहीं तुम उससे इतनी नफरत क्यों करती हो। अब तुम औलाद के लिए भी उससे मुकाबला करोगी, शर्म कर लो कुछ। शोहर के मुंह से अपनी बहन की तारीफ सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गई। हालांकि उसने किसी गलत मायनों में तारीफ नहीं की थी, लेकिन मैंने उसे गलत मायनों में ही ले लिया था। जो भी मुझे समझाने की कोशिश करता मैं उसे आगे से गलत ही समझती थी। और फिर उस दिन मेरा अपने शोर से बहुत ही बुरा झगड़ा हुआ, इतना कि वो गुस्से से कमरे से बाहर चला गया। पूरी रात वो कमरे से बाहर रहा। अगली सुबह मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में तलब किया और कहा कि हमारे यहाँ ऐसे रिवाज नहीं है कि औरतें अपने शोहरों से लड़ाई करें और शोहर पूरी रात कमरे से बाहर रहे। तुम खुद अपने शोहर को बाहर का रास्ता दिखा रही हो। यहाँ रहना है तो तरीके से रहा करो, वरना यहाँ से चली जाओ।
اس کے صاف الفاظ میں کہنے پر میں خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ میری ساس بہت ہی تیز مزاج کی ہیں اور میری اس کے سامنے بالکل بھی نہیں چل سکتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے تھا اور اپنی ساس سے بھی، لیکن میں اس دولت اور جائیداد کو بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں یہ عیش و آرام چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے کہنے کو یہ عیش و آرام جو میسر تھا، لیکن کوئی بھی چیز میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے جو سوچا تھا کہ میں فلم و ڈراموں کی طرح روزانہ شاپنگ پہ جاؤں گی، جیسے فلموں میں امیر لڑکیاں روزانہ شاپنگ وغیرہ پر جاتی رہتی ہیں، مجھے لگا تھا کہ میری زندگی بھی ایسی ہی ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں خرید سکتی تھی، یہاں تو عورتوں کو بازار میں بھی نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ ہر چیز میری ساس کی مرضی سے آتی تھی، یہاں تک کہ کپڑوں کا رنگ بھی وہی طے کرتی تھی۔ میں یہ سب آخر کب تک برداشت کرتی؟ اس لیے ایک دن میں نے ایک فیصلہ لیا کہ میں یہ رشتہ ہی ختم کر دیتی ہوں۔ مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے گھر میں سمن پر حکم چلایا اور اسے نیچا دکھایا تھا۔ اب یہاں پر مجھ پر حکم چلایا جا رہا تھا اور میری انا سمجھوتے پر راضی نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنے شوہر سے صاف الفاظ میں طلاق کا مطالبہ کر دیا، جس پر وہ پہلے تو شدید غصے میں آیا اور پھر اس نے مجھے یہ کہتے طلاق دے دی کہ تم جیسی پھوڑ عورت کے ساتھ کوئی مرد نہیں رہ سکتا ہے، تمہاری اب اس گھر میں کوئی جگہ بھی نہیں ہے، اپنا سامان باندھو اور نکلو یہاں سے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ شاید مجھ سے معافی مانگے گا اور کہے گا مجھ سے طلاق مت لو، مگر یہاں تو میری توقع کے برخلاف ہی ہوا تھا۔ اب چاروں ناچار مجھے یہاں سے نکلنا ہی پڑا۔ جب میں واپس آ رہی تھی تو میری ساس نے مجھے دروازے پر ہی روک لیا اور مجھے کہا، جو زیور ہم نے تمہیں دیا تھا وہ سب واپس کرو۔ یہ کہتے اس نے مجھ سے سارے کا سارا زیور واپس لے لیا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں اتنا قیمتی زیور ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی تھی، مگر اس نے مجھ سے وہ چھین لیا تھا۔ جب میں گھر آئی تو اماں سامان کے ساتھ مجھے اندر آتے دیکھ پریشان ہو گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے حیرت سے سوال کیا۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ رات کو میں نے دروازہ کھولا اور باہر آ کر اماں کو بتایا، اب میں دوبارہ اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی، میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے۔ میرے اتنے کہنے کی دیر تھی، اماں اپنی جگہ سے اٹھیں اور ایک زوردار تھپڑ مجھے دے مارا۔ میں حیرت اور بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھے اماں کو دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے تو اماں نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، کبھی سخت لہجے میں بھی مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ میں روتے ہوئے اندر چلی گئی۔ اگلی صبح اماں کا موڈ تھوڑا بہتر تھا اور وہ میرا سارا سامان کھولے بیٹھی نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ میں نے باہر آ کر روکھے لہجے میں کہا، میرے سامان میں کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ تو اماں نے میری طرف دیکھ کر کہا، تیرے زیورات کہاں ہیں جو تیری ساس نے شادی پر تجھے پہنائے تھے؟ اماں کی بات سن کر میں چپ چاپ قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ زیورات انہوں نے واپس لے لیے ہیں۔ میں نے بہت ہی اطمینان سے اماں کو یہ بات بتا دی۔ وہ اپنی جگہ سے گویا اچھل کر رہ گئی۔ تو نے اپنی ساس کو وہ زیور کیوں دے دیے؟ تجھے پتہ بھی ہے وہ کتنے مہنگے تھے۔ تجھ جیسی بے وقوف لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اماں مجھے بے نکت سنا رہی تھی، میں اب کیا کہتی؟ چپ چاپ اماں کی باتیں سنتی رہی۔ اگلے دن یہ خبر محلے بھر میں پھیل گئی کہ میری طلاق ہو گئی ہے۔ محلے کی عورتیں روز ہمارے گھر آ کر بیٹھ جاتی اور کہتی، تم اپنا گھر نہیں بسا سکی، تمہاری بہن سمن بھی تو ہے، کتنے اچھے سے اپنے گھر میں رہ رہی ہے، حالانکہ اس کا شوہر تو غریب ہے، تمہارے سسرال والے تو بہت امیر تھے، کتنے پیسے لگا کر تمہاری ماں نے تمہاری شادی کی تھی، اور بھی نہ جانے کیا کچھ بولتی رہتی تھی وہ عورتیں۔ ان کی باتیں سن کر میں تھک گئی تھی۔ مجھے شدید غصہ آتا کہ وہ لوگ اب بھی سمن کے بارے میں میرے سامنے بات کر رہے ہیں۔ سمن سے جلن میں مزید اضافہ ہوا۔ انہی دنوں مجھے پتہ چلا اس کا مسکیریج ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر مجھے ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوئی۔ اب میں کسی بھی طرح سے اس کا گھر برباد کرنا چاہتی تھی۔ اس کی خوشیاں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ پھر ایک دن میں بہت ہی اچھی بنتی اس کے گھر میں گئی، اس کی ساس سے بات چیت کی، اور جب اس کا شوہر آیا تو خوب بن سور کر اس کے سامنے چلی گئی۔ سمن سب کچھ دیکھ رہی تھی اور چپ چاپ صبر سے سہ رہی تھی۔ میں جانتی تھی وہ مجھے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اور پھر اکثر ہی میں نے اس کے گھر کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ ایک دن تو میں بہانے سے 2 دن کے لیے اس کے گھر پہ رک گئی تھی۔ اس دوران پوری طرح سے میں نے اس کے شوہر کو اپنے محبت کے جال میں پھنسا لیا تھا۔
मैं चूंकि हमेशा से बन ठन कर रहती थी और सुमन सादा सादा फिरती थी, इसलिए उसका शोहर बहुत जल्द मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। एक दिन सुमन ने मुझसे कहा कि तुम मेरे शोहर से दूर रहो। मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें अपने शोहर की इतनी ही परवाह है तो खुद ये बात अपने शोहर से जाकर कहो। अगर वो तुमसे वफादार हुआ या तुम उसे खुश रख पाती तो वो मेरी तरफ मुतवज्जा ना होता। ये कहकर मैंने उसका मुंह बंद करवा दिया। अगले कुछ दिन बाद मैंने उसके शोहर को दबाव डालना शुरू किया कि उसे तलाक देकर मुझसे शादी करो। पहले तो वो ना माना, लेकिन फिर मेरी मोहब्बत में पागल हो गया। उसने सुमन को तलाक दे दी। मैंने अगले दिन ही उसके शोहर से कोर्ट मैरिज कर ली। जब मेरी अम्मा को ये खबर मिली तो उन्होंने मुझे खूब बातें सुनाई और कहा कि क्यों मुझे मोहल्ले वालों के सामने बेइज्जत कर रही हो। सुमन के पास रहने की अब कोई जगह नहीं थी। वो अम्मा के घर आई। अम्मा ने उसे सही टफ टाइम देना शुरू कर दिया। कुछ भी था, मैं अम्मा की बेटी थी, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी। सुमन की जिंदगी एक बार फिर से उसी रुख पर आ गई थी। फिर कभी कभी अपने घर पर भी आती थी और मैं जानबूझकर ऊंची आवाज में सुमन के सामने अपने और अपने शोहर के ताल्लुकात का जिक्र करती कि मैं उसके साथ बहुत ही खुश हूँ। एक दिन उसकी बस हो गई तो वो मेरे पास आई और रोते हुए बोली, तुमने बहुत ही गलत किया है। मैं तुम्हारी इस नाइंसाफी को कभी भी माफ नहीं करूंगी। अल्लाह जरूर इंसाफ करेगा। ये कहकर वो उठकर चली गई, लेकिन मैं उसकी बात पर कहके लगाकर हंसती रही और उसका मजाक उड़ाती रही, ये जाने बिना कि हर जुल्म का एक ना एक दिन इख्तिताम जरूर होता है। मैं मजे से अपने शोहर के साथ जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन नहीं जानती थी कि मेरी पकड़ का वक्त आने वाला है। ठीक 3 दिन के बाद ही मैं जब सुबह सवेरे उठकर किचन में नाश्ता बनाने गई तो सामने का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि किचन में सामने ही मेरा शोहर एक औरत के साथ बैठा बहुत ही नाजेबा हालत में मौजूद था। उसे इस हालत में देखकर मेरी चीखें निकल गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ इस तरह धोखा करेगा। मैं उस औरत को नहीं जानती थी। जब मैंने अपने शोहर से सवाल किया कि ये कौन है तो वो डीठ बनकर कहने लगा, कोई मेरी जानने वाली है। तुम कौन होती हो मुझसे सवाल करने वाली? मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तो वो जोर जोर से हंसकर कहने लगा, अरे तुम बीवी कहाँ, तुम्हारी तो खूबसूरती की वजह से मैंने तुमसे शादी की है, वरना तुम्हारी औकात तो मेरे कदमों में बैठने की भी नहीं है। पहले जिससे तुमने शादी की उससे तलाक लेकर आ गई और फिर अपनी बहन का घर तुड़वा कर तुमने मुझसे शादी की। तुम जैसी औरतें घर बसाने के लिए थोड़ी होती हैं, सिर्फ वक्त गुजारने के लिए होती हैं। उसकी बातें मेरे मुंह पर तमाचा बनकर लग रही थी। मैंने चिल्ला चिल्ला कर तमाम मोहल्ले वालों को जमा कर लिया और कहा कि मेरे शोहर का इस औरत के साथ चक्कर है। सब थू थू करने लगे। मेरे शोहर ने वहीं खड़े खड़े मुझे तलाक दे दी। मैं एक बार फिर से तलाकशुदा होकर घर वापस आ गई। अम्मा को जब तमाम मामले के बारे में पता चला तो अम्मा बोली, तूने उस लड़की का दिल दुखाया और उसका घर तोड़ा, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं अम्मा के ऐसे लहजे पर हैरत से उसकी तरफ देखने लगी और कहा कि ये सब क्या बोल रही हो अम्मा? अम्मा बोली, जो भी बोल रही हूँ सच ही बोल रही हूँ। इतने दिन से वो मेरे साथ रह रही है और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तूने उसके साथ बहुत ही गलत किया है, बल्कि हम दोनों सारी जिंदगी उसके साथ गलत करते आए हैं। इसके बावजूद वो मेरा ध्यान रखती है, सारा दिन मेरा ख्याल रखते थकती नहीं। तेरे साथ भी वही हुआ जो तूने उसके साथ किया था। तूने उसका घर तोड़ा और तेरा घर किसी और औरत ने तोड़ दिया। अम्मा की बातें मुझे बहुत ही बुरी लग रही थी, इसलिए मैं अम्मा से बदतमीजी करके अंदर आ गई। अब हर गुजरते दिन के साथ मैं सुमन से और बुरा सलूक करने लग गई थी, मगर अम्मा ने उससे अपना रवैया बेहतर कर लिया था और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सारी उम्र अम्मा ने मुझे उससे नफरत करना सिखाई थी और अब आखिरी उम्र में यूं पलटा खा रही थी, लेकिन मैं तो अपनी इस नफरत को कभी भी खत्म नहीं कर सकती थी। सुमन को आते जाते ताने मारती, लेकिन वो चुप रहती, कुछ भी ना बोलती, जिस वजह से मुझे उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आता। उन्हीं दिनों मैंने हमारे मोहल्ले के एक मर्द के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दिया। वो पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप था। मैं किसी भी तरह से दोबारा अपना घर बसाना चाहती थी। जब उसकी बीवी को ये पता चला कि मेरा और उसके मियाँ के साथ चक्कर चल रहा है तो हमारे घर आकर उसने खूब तमाशा किया। अम्मा ने उस दिन मुझे बहुत मारा। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि अम्मा ने मुझे मारा था
اور وہ بھی اس عمر میں نفرت کی گہرائیوں میں گر گئی اور میں نے اگلے ہی دن ایک منصوبہ بنایا۔ ایک بار پھر جب سمن چھت پر گئی اور کپڑے پھیلانے لگی تو میں پیچھے سے آئی۔ میں نے سوچا کہ میں اسے دھکا دے کر چھت سے نیچے گرا دوں گی تاکہ میری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے، لیکن اسی وقت دھلے ہوئے کپڑوں کے پانی سے میرا پاؤں پھسلا اور میں خود ہی چھت سے نیچے روڈ پر گر گئی۔ محلے والے سب میری چیخیں سن کر جمع ہو گئے، سب میرا انجام دیکھ رہے تھے۔ اب میں معذور حالت میں بستر پر پڑی تھی، سمن کے رحم و کرم پر تھی۔ ساری زندگی میں نے اسے نیچا دکھانے میں گزار دی تھی، اپنی ساری زندگی ضائع کر دی تھی اور نفرت میں اتنی گر گئی تھی کہ اپنے آپ کو ہی معذور کر لیا۔ اب میں کسی کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں تھی، لیکن اب بھی میں اس کی شکل دیکھتی ہوں تو مجھے نفرت ہوتی ہے اور شاید میں اس نفرت کو کبھی بھی اپنے دل سے نہ نکال سکوں۔ اور رہی بات اماں کی، تو اماں اب صرف اور صرف میری حالت پر رحم کھانے کو اور کچھ نہیں کر سکتی ہیں، بس وہ بے بسی سے میری طرف دیکھتی ہیں اور ایک آہ بھر لیتی ہیں۔ تھوڑے دن بعد ہی اماں نے ایک اچھی جگہ سمن کا رشتہ کر دیا اور شادی کر کے رخصت کر دیا۔ وہ اپنی زندگی میں اب خوش ہے اور میں اپنی تنہائیوں کے ساتھ اندھیرے کمرے میں اکیلے پن کا شکار اپنی قسمت پر روتی رہتی ہوں، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے۔